नमस्कार। द रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दुष्यंत सिंह और इस चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं। इस क्रम में 21 चैप्टर्स इस बुक के अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 22वां अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि पिछले अध्याय में हमने प्रांतों में कांग्रेस के शासन के विषय में चर्चा की थी और आज से क्योंकि एक नई यूनिट स्टार्ट होने जा रही है तो सबसे पहले आपको इस यूनिट के विषय में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि आगे के अध्यायों में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास का ये जो कालखंड है 1939 से लेकर के 1947 के बीच का, इसको अगर आप एक नाम देना चाहें तो आप इस तरीके से इसके बारे में कह सकते हैं कि ये वह समय है जहां भारत ने स्वतंत्रता और विभाजन की ओर अपने कदम को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 1939 में जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था और भारत क्योंकि ब्रिटेन का एक उपनिवेश था तो इस वजह से भारत को उसकी मर्जी के बगैर इस युद्ध में झोंका गया, इस युद्ध में शामिल किया गया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो था इसमें जो दो गुट बने हुए थे, एक गुट को आप धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं और दूसरे गुट को आप मित्र राष्ट्रों के नाम से जानते हैं। तो मित्र राष्ट्र जिनकी तरफ ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों खास करके यूएसए, सोवियत यूनियन और चाइना कुछ हद तक इन्होंने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि अपने पक्ष में इस युद्ध में भारत को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो आज के इस अध्याय में हम इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया क्या हुई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया और इसी के साथ में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और 3 सितंबर यानी इसके 2 दिन बाद ही ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था इस वजह से इसको इस युद्ध में सम्मिलन होना पड़ता है, जिससे भारतीय जनता को आगे चल करके असंख्य कष्ट उठाने पड़ते हैं। युद्ध के बाद में विभिन्न उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलनों में भी तीव्रता आती है। इस संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे हरिपुरा अधिवेशन की और इसमें क्या-क्या घटनाक्रम हुए उनके बारे में बात करेंगे। 1938 तक दो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के एक मजबूत और कद्दावर नेताओं के रूप में उभर चुके थे। इन्होंने अपनी इस तरह की एक पहचान बना ली थी लोगों के बीच में। गांधी जी यहाँ पर एक्टिव पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं दूर जा चुके थे क्योंकि इस टाइम पर गांधी जी क्या कर रहे थे, अपना जो हरिजन उद्धार वाला कार्यक्रम था, हरिजनों के उन्नयन वाला अभियान था, वो उसमें लगे हुए थे। अस्पृश्यता को खत्म करना, जातिवाद और ये जो छुआछूत की जो चीज चल रही थी सोसाइटी में, इसको खत्म करने के लिए जो भी कार्य थे वो गांधी जी उनमें लगे हुए थे। 19 से 21 फरवरी के बीच में हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गांधी द्वारा इनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में क्या प्रपोजल रखे गए कि भारत को आज़ाद करने के लिए या भारत को एक तरीके से स्वशासन सौंपने के लिए या स्वतंत्रता सौंपने के लिए ब्रिटेन को 6 महीने का समय दिया गया और कहा गया कि अगर ब्रिटेन ऐसा नहीं करता है तो शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह या आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि इस प्रपोजल से गांधी जी सहमत नहीं थे और यहीं से कहीं ना कहीं गांधी जी और बोस के बीच मतभेद पैदा होते हैं। बेशक ये बात आप जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा ही हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए एक तरीके से स्वीकृति जो है इनके नाम पे दी गई थी। लेकिन यहीं से गांधी जी ने जब इनका वक्तव्य सुना, गांधी जी ने जब इनका भाषण सुना तो उसमें जो आक्रामकता गांधी जी ने देखी, तो इस वजह से गांधी और बोस के बीच में यहाँ से मतभेद पैदा हो जाते हैं। सरदार पटेल के द्वारा बोस को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया गया था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष का जब नाम नॉमिनेट किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो पटेल के द्वारा बोस को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध भी किया गया था। इसके बाद में कांग्रेस संकट और त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस के अनुदारवादी नेतृत्व के संयुक्त प्रतिरोध और असहयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटाने का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी के द्वारा जहां एक तरफ हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में कहा गया था, आगे चल करके कुछ स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है और उसके पीछे का क्या घटनाक्रम था उसको देखते हैं। बोस की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो नीति थी या पद्धति थी वो काफी कठोर थी और उनके विचार स्टालिनवादी साम्यवाद और बेनेटो मुसोलिनी के फासिज्म जैसी जो अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक विचारधाराओं की प्रशंसा एवं उनकी तरफ झुकाव जो उनका था, उसने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय जो नेता थे उनसे इनको दूर कर दिया। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो एक उदारवादी विचारधारा की तरफ चल रही थी या उदारवादी विचारधारा की तरह कार्य कर रही थी, वहीं बोस के जो विचार थे वो बिल्कुल कठोर थे और वो ब्रिटेन को भारत से
दूर करने के लिए, ब्रिटेन को भारत से भगाने के लिए एक स्वतंत्र और क्रांतिकारी आंदोलन चलाए जाने के पक्षधर थे। हरिपुरा कांग्रेस के बाद में बोस द्वारा नियुक्त की गई वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त एक भी वामपंथी नहीं था। 1939 में बोस या तो स्वयं राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते थे या किसी ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे जिसकी जो विचारधारा हो वो गर्म दलीय हो, और इस चीज से कहीं ना कहीं गांधी जी जो थे वो असहमत थे। बोस द्वारा गांधी की सत्ता को यहाँ पे चुनौती दी जाती है और राष्ट्राध्यक्ष पद हेतु चुनावों की घोषणा की जाती है। इससे पहले क्या प्रोसेस चलता था, जो भी अध्यक्ष बनता था कांग्रेस का, उसके लिए चुनाव नहीं होते थे, इलेक्शंस नहीं होते थे, नॉमिनेट कर दिया जाता था। गांधी जी एक तरह से एक प्रमुख व्यक्ति थे और गांधी जी के द्वारा जिस व्यक्ति के नाम को अ, यहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाता था और उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनावों की शुरुआत होती है। गांधी जी के द्वारा इस संबंध में जो कैंडिडेट सजेस्ट किया गया वो थे सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। हालांकि इससे पहले इस संबंध में मौलाना आजाद का नाम आता है, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था, तो गांधी जी के द्वारा सीतारमैया को प्रत्याशी बनाया गया। 29 जून 1939 सुभाष चंद्र बोस 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से इस चुनाव में जीतते हैं, और गांधी जी द्वारा इस हार को कहीं ना कहीं अपनी निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाता है, और अपनी निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये सीता रमैया से ज्यादा मेरी हार है। 22 फरवरी 1939 को कार्यकारिणी ने यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि सुभाष ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है। तो सुभाष की जो समस्याएं थी, सुभाष चंद्र बोस की, वो यहाँ से कम नहीं हो रही थी। एक तो उन्होंने चुनाव जीता कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, लेकिन चुनाव जीतते ही उनकी जो कार्यकारिणी थी, कांग्रेस कार्यकारिणी थी, उसमें से लगभग 13-14 सदस्यों ने अपना रिजाइन दे दिया, और रिजाइन के पीछे ये कारण बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उनकी आलोचना की गई है। हालांकि बोस 3 फरवरी 1939 को ही ये घोषणा कर चुके थे, यदि वे देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास अगर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनकी ये जीत है, ये बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जीत तो गए थे, लेकिन गांधी का जो एक कह सकते हैं समर्थन था, वो उनको नहीं मिल पाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके और अन्य चीज़ों को लेकर के गांधी जी और सुभाष के बीच में मतैक्यता, यानी जहाँ-जहाँ उनके विचार समान थे और कहाँ-कहाँ उनके मतों में भिन्नता थी, उसको देखते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। 1920 में सुभाष चंद्र बोस जो है आईसीएस में सेलेक्ट होते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज इसको कहा जाता था। अप्रैल 1921 में ये भारत की आज़ादी के आंदोलन में कहीं न कहीं सहयोग प्रदान करने के लिए ये अपने इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और भारत आते हैं। 16 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष की पहली मुलाकात होती है, कहाँ पे? बॉम्बे में। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से कहाँ भेजते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास के पास में भेजते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है? तो उनके पास में सुभाष चंद्र बोस को भेजा जाता है गांधी के द्वारा, और यहीं से चित्तरंजन दास जो हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बनते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी को जनता का निर्विवाद और अद्वितीय नेता स्वीकार किया, यानी गांधी जी से वे सहमत थे, और गांधी जी ने भी बोस को भारत माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित सपूत के रूप में मान्यता दी। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीयतावादी और मानवतावादी होने के साथ साथ कार्यप्रणाली में धर्मनिरपेक्ष थे, यानी काम करने में धर्म को आगे बिल्कुल भी नहीं लेकर के आते थे, और इनका जो दृष्टिकोण था वो भी समान था, नस्लवेद का दोनों ही विरोध करते थे। लेकिन राजनीतिक जीवन की बात अगर की जाए तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विरोधी थे। बोस की बात करें तो इनकी प्रवृत्ति उग्र राष्ट्रवादी थी, और ये तिलक और अरविंद घोष की परंपरा में विश्वास करते थे। वहीं गांधी जी की बात करें तो ये अहिंसावादी व्यक्ति थे, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते थे, और ये गोखले और टैगोर की परंपरा में विश्वास करते थे। बोस की एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, जो कि 1934 में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने कहा है, यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर की भाषा में अगर ब्रिटिश सरकार को जवाब देते तो उन्हें जितनी प्रशंसा और जितनी प्रसिद्धि अब मिली है, इससे कहीं ज्यादा उनको सुना जाता, इससे ज्यादा उनको समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। बोस ने गांधी जी की नमक यात्रा की प्रशंसा की, और प्रशंसा करते हुए इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से की, नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के जन्म दिवस पर बैंकॉक से अपने प्रसारण में बोस ने कहा कि भारत के प्रति महात्मा गांधी के द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं, बलिदान दिए गए हैं, वे अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं, जिसके लिए उनका नाम हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इन सारी चीज़ों से आप समझते हैं कि सभी लोग चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो, भारत को स्वराज्य मिले, सभी लोग इसके बारे में एक मत थे। लेकिन कहीं न कहीं ये जो समस्याएँ थीं, ये किस चीज़ को लेकर के थीं? इनकी कार्यप्रणाली को लेकर के समस्याएँ थीं। कोई
किसी दूसरे तरीके से अपने इस लक्ष्य तक पहुँचना चाहता था, तो कोई अपने अलग तरीके से इस लक्ष्य तक पहुँचना चाहता था। बोस और गांधी एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। दोनों एक ही परिणाम की अपेक्षा करते थे, लेकिन दोनों के काम करने के जो तरीके थे, वे अलग-अलग थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों के कार्य करने के तरीके अलग थे। तरीके अलग होते हुए भी दोनों में एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदना थी और गहरा सम्मान था। अब यहाँ से देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस तरीके से हुआ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद भी बोस जो है वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर सबसे प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जो सपोर्ट था वो बोस को नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी तरफ कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस पे आरोप लगाते हुए त्यागपत्र भी दे दिया था। तो वे नहीं चाहते थे कि जब तक सभी का सहयोग उनको नहीं है, तब तक वे इस पद पर कार्य करें। ये उनके लिए बिल्कुल निरर्थक था। तो 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी बोस गांधी से मतैक्य न हो पाने के कारण, उनसे मत न मिल पाने के कारण असंतुष्ट थे। दूसरी तरफ 22 फरवरी 1939 को कार्यकारिणी के 15 में से 13 मेंबर्स के द्वारा सुभाष चंद्र बोस पर आलोचना का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे दिया गया। इन परिस्थितियों में बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही एक संगठन के गठन की घोषणा कर दी गई, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना गया। 11 अगस्त 1939 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, और इसके साथ साथ उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगले 3 वर्ष तक वे कांग्रेस में किसी भी पद पर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जानते हैं। 3 मई 1939 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मकरौर नामक स्थान पे। इसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था, और इसके जो विचार थे वो मार्क्सवादी या समाजवादी विचार थे जिन पर ये काम करता था। 1940 में इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका शीर्षक क्या था, या जिसका नाम अगर आप देखें, ऑल पावर्स टू द इंडियन पीपल। इस टाइटल से इस अखिल भारतीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1 सितंबर 1939 को युद्ध छिड़ जाने के बाद भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में घसीटा जाता है, और 29-30 अक्टूबर 1939 को 7 प्रांतों में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उस कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। कांग्रेस की स्थिति इस समय पर हम देखेंगे क्या थी। युद्ध में कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन को समर्थन दिया गया था, और इस समर्थन का जो आधार था वो क्या था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक आहूत की जाए, और जितना जल्दी हो सके केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। लिनलिथ को जो वायसराय था उसके द्वारा कांग्रेस के ये जो प्रपोजल थे ये स्वीकार कर दिए गए, और इसके बाद में फिर कांग्रेस की वर्धा में बैठक होती है 10 से 14 सितंबर 1939 को। इस बैठक में गांधी जी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की, यानी एक तरह से समर्थन किया कि ब्रिटेन जो युद्ध कर रहा था, और ब्रिटेन के साथ में जो अन्य राष्ट्र थे, चाहे सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, या कुछ हद तक चाइना हो, ये ठीक कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादियों ने अपना पक्ष इस तरीके से रखा कि इस समय हमें किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो है ये साम्राज्यवादी युद्ध है। तो चाहे धुरी राष्ट्रों की बात की जाए, चाहे मित्र राष्ट्रों की बात की जाए, हमें किसी की भी तरफ नहीं जाना चाहिए। और इस टाइम पर क्योंकि ब्रिटेन व्यस्त है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यही सही समय है कि कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। ये मत थे सुभाष चंद्र बोस और जो भी समाजवादी विचारधारा वाले लोग थे उनके। नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने एक अलग मत रखा। नेहरू ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता से पहले युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, यानी जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती है, जब तक ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र घोषित नहीं कर देता, तब तक हमें युद्ध में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए कि ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। तो ये ऐसे विचार थे लोगों के। सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? 17 अक्टूबर 1939 को लिनलिथगो का जो वक्तव्य था, उसके द्वारा रियासतों को उसने कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने का प्रयास किया। इसने कहा कि युद्ध के बाद सरकार 1935 का जो एक्ट है उसमें सुधारात्मक संशोधन के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं और भारतीय राजाओं से विचार विमर्श करेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो उस पर विचार करने के लिए वो एक परामर्श समिति का भी गठन करेगी। हालांकि यहाँ पर जो लिनलिथगो का वक्तव्य है उसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि वो भारत के प्रति किस तरह का नजरिया रखता था। तो मेन जो उसका उद्देश्य था वो क्या था कि लिनलिथगो ने 1935 के अधिनियम में, क्योंकि 1935 के अधिनियम में जो प्रोविजन दिए गए थे, जो प्रावधान दिए गए थे, मैं इसके बारे में भी आपको पहले बता चुका हूँ, उनसे जो भारतीय लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे।
तो लिलित को क्योंकि क्या कह रहा था कि इसमें जो भी सुधार किया जा सकेगा उसके लिए हम एक क्या करेंगे, परामर्श समिति का गठन करेंगे और सभी प्रतिनिधियों से आवश्यकता पड़ने पर सलाह लेंगे कि किस तरीके से इसमें सुधारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। तो ये भारतीयों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था लिनलिथगो का। लिनलिथगो का जो वक्तव्य था, उसका जो भाषण था, ये सरकार की मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये एक ब्रिटिश योजना का ही हिस्सा था। और ये ब्रिटिश योजना क्या थी? उनके विचार थे कि भारत में सत्ता को और अधिक स्थायी कैसे बनाया जाए। 1935 के अधिनियम में संशोधन करके राज्य के विषयों में हस्तक्षेप के अधिकार जो है वो प्राप्त किए जाएं और युद्ध की घोषणा के साथ ही नागरिक अधिकार और दमन के लिए भारतीय सुरक्षा अध्यादेश को लागू किया जाए। ये इनकी दिमाग की एक प्लानिंग थी, न कि भारत की तरफ एक सकारात्मक रुख इनके द्वारा रखा गया था। ब्रिटेन की दमनकारी नीतियों का चर्चिल हो गए या फिर जेटलैंड जो कि उस टाइम पर भारत सचिव हुआ करता था, इसने भी पूर्ण समर्थन किया और जेटलैंड ने तो कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन तक कह दिया था। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है जिसमें वायसराय के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है और ये निर्णय लिया जाता है कि हम युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे और इसी के साथ सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश भी दे दिया जाता है। जनवरी 1940 लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का जो प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि भारत युद्ध में जैसे सपोर्ट करेगा ब्रिटेन को, तो युद्ध के बाद में डोमिनियन स्टेट्स जो है वो हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य जो है भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। आज का जो पार्ट है वो यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे की चीज़ों के बारे में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। आज ही आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ क्लासेस जो चल रही हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर ये कंटेंट आपको ठीक लगता है और लगता है कि आपके एग्जाम में इसका कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।